Dear students, in this lecture we will study Boltzmann distribution law. For it we have to consider a system जो कि हो डायनामिक और आइसोलेटेड. ऐसा क्यों? क्योंकि जो आइसोलेटेड सिस्टम्स होते हैं उसमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स अकॉर्डिंग हम दो चीज़ें कहते हैं. पहला तो ये कि उसके नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट रहेंगे. सेकंड ये कि उस सिस्टम की टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी. अब हम क्या करते हैं, बिकॉज सिस्टम इज डायनामिक दैट मीन्स जो उसके पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं. तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम उस सिस्टम की टोटल एनर्जी को डिवाइड कर रहे हैं के डिफरेंट एनर्जी इंटरवल्स में. जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि मान लो इंटरवल्स की एनर्जी u1 u2 u3 एंड uk है और उन एनर्जी इंटरवल्स में n1 n2 n3 और n के नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाई करते हैं. तो अब हम निकाल रहे हैं एक पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट. माइक्रोस्टेट हमने ली n1 n2 nk. इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं तो दैट वुड बी गिवन बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय समेशन n I फैक्टोरियल वेयर I वैरीज फ्रॉम 1 to k. अब ये कैसे आया? n क्या है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. आप टोटल पार्टिकल्स को उस पूरे के पूरे सिस्टम में किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं? n फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं. और n1 फैक्टोरियल प्लस n2 फैक्टोरियल प्लस n3 अप टू nk फैक्टोरियल से क्या है कि इंडिविजुअल एनर्जी कंपार्टमेंट्स में आप पार्टिकल्स को किस तरीके से अरेंज करें हैं, दैट इज गिवन बाय दिस टर्म. तो यहाँ से आपका आ गया थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी इस माइक्रोस्टेट की. अब उसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स है. आप जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी दोनों साइड लोग ले और लोग में आप यूज करें स्टर्लिंग फॉर्मूला. उसमें क्या होता है कि अगर आपका n बहुत लार्ज होता है तो log ऑफ n फैक्टोरियल दैट वुड बी इक्वल टू n log n माइनस n. ये हमने पहले पढ़ चुके हैं. तो इसका यूज करें, यू विल अराइव एट थर्ड रिलेशन. स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्टेप करके देखिए आपको पता लग जाएगा. अब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की हम कंडीशन निकालना चाहते हैं. मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पे क्या होता है? डिफरेंशिएशन जीरो होता है. तो हमने वही आर्ग्यूमेंट यहाँ पे यूज किया और इक्वेशन नंबर थर्ड इसको डिफरेंशिएट किया एंड वी पुट दैट डिफरेंशिएशन इक्वल टू जीरो. तो उसके बाद आप सॉल्व करें n log n. दिस इज जीरो. वाई? बिकॉज क्योंकि ये क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है. log w का डिफरेंशिएशन जीरो क्यों? क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो जीरो होनी चाहिए. उसके बाद आप सिंपली डिफरेंशिएट करें. यहाँ से आप इक्वेशन नंबर 4 पे आ गए. लेकिन इक्वेशन नंबर 4 में एक इंटरेस्टिंग चीज है. वो क्या? कि जो आपका सेकेंड टर्म है दैट इज दिस टर्म, ये चीज जीरो है. क्यों है जीरो? क्योंकि आपको पता है कि आपके सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है. पार्टिकल का टोटल नंबर कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा जीरो. तो अगर इसका डिफरेंशिएशन जीरो है और n क्या है, आप ये कह रहे हैं कि जो आपके k कंपार्टमेंट्स है उनमें टोटल पार्टिकल है n. सबका सम वो है n है. तो dn क्या होगा? dn आप इस तरीके से लिख सकते हैं. तो इसका मतलब दिस टर्म जो कि आपका सेकेंड पार्ट भी है, ये दिस टर्म द सेकेंड टर्म दैट इज कमिंग हियर दिस विल बी जीरो. तो यहाँ पे यही चीज एक्सप्लेन कर रखी है. तो सेकंड टर्म जीरो हो गई तो फर्स्ट टर्म भी जीरो होगी. क्यों? क्योंकि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड में ये भी जीरो है, इसके साथ वाली टर्म हो गई जीरो. तो इसका मतलब दिस फर्स्ट टर्म जो ये कि यहाँ पे थी इक्वेशन नंबर फोर्थ की फर्स्ट टर्म जीरो है. ये हमने यहाँ प्रूव कर दिया. हमने यहाँ पे यूज किया स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का एक पोस्टुलेट. अब हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का दूसरा पोस्टुलेट यूज कर रहे हैं. क्या यूज कर रहे हैं कि हमें पता है कि सिस्टम की जब आप आइसोलेटेड डायनामिक सिस्टम ले रहे हैं ना तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है. तो एनर्जी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एनर्जी का डिफरेंशिएशन क्या है? वो जीरो होना चाहिए. तो आप क्या करेंगे? यू विल डू इज एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी इज यू. ये कैसे आती है कि आप इंडिविजुअल कंपार्टमेंट्स की एनर्जी को सम कर दीजिए. पहला कंपार्टमेंट है उसमें एक पार्टिकल की एनर्जी u1 है और उसमें है कितने पार्टिकल? n1 नंबर ऑफ पार्टिकल है. तो फर्स्ट कंपार्टमेंट की एनर्जी n1 u1, सेकंड की n2 u2. इस तरीके से आपने पूरे सिस्टम को k कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रखा था. तो सबकी एनर्जी का सम करके आपको टोटल एनर्जी मिलती है जिसको आप समेशन में इस तरीके से लिख सकते हैं. ये टर्म है कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए जीरो. ये चीज आपने यहाँ पे यूज करी है. अब आप क्या करेंगे? अब सिंपली आपके पास तीन इक्वेशन आ गई है. इक्वेशन नंबर 5 6 7 और तीनों के राइट हैंड साइड में जीरो है. क्या करेंगे? 5 और 7 को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे. मान लो 5 को हमने मल्टीप्लाई किया किसी कांस्टेंट अल्फा से और 7 को हमने मल्टीप्लाई किया किसी कांस्टेंट बीटा से और उसको 6 में ऐड कर देंगे. ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है. हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम एक फंक्शन निकालना चाहते हैं इस पूरी इंफॉर्मेशन से. तो आपने उसको सिंप्लीफाई किया. जो ब्रैकेटेड टर्म है ये जीरो होने चाहिए. तो यहाँ से आपके पास एक ही फंक्शन आ जाता है कि ni इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ui.
तो ये फंक्शन है, ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये क्या है? बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आप इसको बोलते हैं, जिसमें कांस्टेंट है। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ये हमें बताता है कि आपने जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आपके सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, उनमें पार्टिकल्स किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये आपको बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से पता लगता है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है, ये यहाँ से भी प्रूव हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि ये माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा यू आई है, तो ये एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है फंक्शन, क्योंकि नेगेटिव साइन आ गया। तो अगर आपका नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तो उसका साइन उसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से दिखता होता है। तो ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर सेल डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद यू आई, कि जैसे जैसे आप यूआई को इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो हर एक सेल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो एक्सपोनेंशियली डिके हो रहे हैं, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहे हैं, एंड दैट वुड बी ऑल।